हेलो वॉचर्स, एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 2। शिप की तलाशी लेते वक्त जो और उसके साथियों को क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती है। इनकी हालत देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये लोग शिप के क्रैश होने से पहले ही मर चुके हैं, मगर कोई भी ध्यान नहीं देता है कि शिप में आजाद घूम रहा ज़ेनोमॉर्फ चुपके से इनका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ कैवेलियर डैम को बताता है कि उसके हाइब्रिड्स बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो किसी सुपर इंटेलिजेंट बीइंग के साथ डिबेट करना चाहता है। ऐसा कन्वर्सेशन जो सचमुच में कैवेलियर के दिमाग को हिला दे। कैवेलियर को लगता है कि एआई पावर्ड बीइंग्स के पास भले ही ढेर सारी जानकारी हो, लेकिन उनके पास वो समझ, वो विजडम नहीं है जो सिर्फ ह्यूमंस जैसे कॉन्शियस बीइंग्स के पास होते हैं। इसीलिए वो हाइब्रिड्स बनाता है जिनकी बॉडी तो सिंथेटिक है, लेकिन सोच और कॉन्शियसनेस ह्यूमंस जैसी है। उसे लगता है कि शायद भविष्य में ये हाइब्रिड्स उसका सपना पूरा कर सकते हैं। सियाम सिटी की ओर जाते वक्त वेंडी स्लाइटली को अपना सीक्रेट बताती है कि वो खास तौर पे अपने इकलौते ह्यूमन भाई जो को बचाने जा रही है, लेकिन स्लाइटली के अंदर एक बच्चे का दिमाग होने की वजह से वो वेंडी का ये सीक्रेट तुरंत सबको बताना शुरू कर देता है। जो और उसके दो साथी शिप से निकलकर एक बिल्डिंग में अपना रेस्क्यू मिशन जारी रखते हैं। क्रैश की वजह से इमरजेंसी सीढ़ियां टूट चुकी होती है, यानी कि उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए लंबी छलांग लगानी होगी। जो के दो सोल्जर साथी किसी तरह कूदकर दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ठीक छलांग लगाने से पहले जो का ध्यान जाता है कि ऊपर बने छेद से उसे कोई देख रहा है। इससे पहले कि जो कुछ समझ पाता, ज़ेनोमॉर्फ उस पे हमला कर देता है। जो किसी तरह नीचे वाले फ्लोर पे कूद के बाल बाल बचता है और एक लिफ्ट में घुस जाता है। वो तुरंत वॉकी टॉकी निकाल के बैकअप मांगता है, लेकिन उसका रेडियो नेटवर्क से बहुत दूर होता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ आने से पहले प्रोडिजी से जल्दी रिजाइन करने की मांग करता है, क्योंकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके अपने पापा का सपना पूरा करना है। दूसरी तरफ वेंडी ड्राइड के फीट को हैक करके अपने भाई पे नजर रखती है। यह देखकर कैवेलियर और बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि किसी भी नेटवर्क को हैक करने की प्रोग्रामिंग वेंडी में नहीं डाली गई है। यानी वेंडी ये सब कुछ खुद से सीख रही है। इससे सभी को डर लगने लगता है कि कहीं वेंडी को अपने भाई पे नजर रखने की इतनी आजादी देकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। ड्रॉइड से बात करते वक्त जो निराश होकर आइस एज का एक डायलॉग बोलता है। वेंडी तुरंत ड्रॉइड के सिस्टम को हैक करके उस डायलॉग का जवाब देती है। यह सुन के जो हैरान रह जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी कैवेलियर की टीम को होती है, क्योंकि कैमरा फीड हैक करना तो ठीक है, लेकिन वेंडी तो ड्राइड का पूरा सिस्टम ही हैक कर लेती है। जो को कंफ्यूज देखकर वेंडी तुरंत ड्राइड से कंट्रोल छोड़ देती है, लेकिन बदकिस्मती से जो को अपना बचा हुआ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक यहीं पे काम करना होगा। उसकी रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया जाता है। क्रैश साइट पर लैंड करते ही वेंडी को लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें सुनाई देती। वो बाकियों से पूछती है कि क्या वे भी ये बजिंग नॉइज सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सुपर हियरिंग एबिलिटी सिर्फ वेंडी के पास ही है। अंदर जाने से पहले कश सोल्जर्स को ब्रीफिंग देने उनके टेंट में जाता है और बताता है कि अब से हाइब्रिड्स भी इस सर्च और रेस्क्यू मिशन का हिस्सा होंगे, लेकिन उनका मुख्य मिशन शिप में रखे सैंपल्स और कार्गो को इकट्ठा करना है। वेंडी फॉरेन बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी फुटेज को हैक करके पता लगाती है कि उसका भाई एक लिफ्ट में फंसा हुआ है। फिर कश से परमिशन लेकर वेंडी तुरंत स्लाइटली के साथ अपने भाई को बचाने चली जाती है। उधर आइलैंड पर वायलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन की एजेंट यूटानी कैवेलियर को कॉल करके अपनी शिप को वापस मांगती है, लेकिन कैवेलियर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यूटानी को डायरेक्ट कॉल करने के बजाय प्रोडिजी के वकील से बात करनी चाहिए, क्योंकि वायलेंट यूटानी की शिप प्रोडिजी की प्रॉपर्टी पे क्रैश हुई है। अगर यूटानी जबरदस्ती सियाम सिटी में घुसने की कोशिश करेगी तो कैवेलियर इसे आक्रामकता का एक कदम मानेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यूटानी समझ जाती है कि कैवेलियर शहर में हुए जान माल के नुकसान के बहाने शिप में रखे सामान को हड़पना चाहता है। कैवेलियर तुरंत अपने असिस्टेंट एडम को बताता है कि यूटानी कोई कानूनी रास्ता ढूंढे, उससे पहले हमें जल्द से जल्द शिप में रखे कार्गो को हासिल करना होगा। एडम फॉरेन क्रश को कांटेक्ट करके बचे हुए हाइब्रिड्स को शिप में रखे कार्गो को इकट्ठा करने भेज देता है। शिप में घुसते ही उनका सामना एक एलियन प्लांट से होता है। इसे देखकर कुछ बच्चे डर जाते हैं। क्रश सभी को समझाता है, डरो मत, हम जानवर नहीं है, हम टेक्निकली अमर है। फिर किस बात का डर है? फिर एक हाइब्रिड को उस प्लांट पे नजर रखने के लिए छोड़कर बाकी लोग उस कंटेनर को ढूंढने निकल पड़ते हैं जिसमें उस एलियन प्लांट को स्टोर किया जा सके। कंटेनर ढूंढते वक्त उनकी नजर खटमल अल्ट्रा प्रो मैक्स पे पड़ती है, जो अपने शिकार को पूरी तरह निचोड़कर मोटे ताजे हो गए होते हैं। तभी एक कोने से एक बिल्ली बाहर आती है। उसके ऊपर आई ऑक्टोपस एलियन ने कब्जा किया होता है। नए शिकार को देख के वो एलियन बिल्ली की बॉडी से निकल के हाइब्रिड्स की ओर झपटती है।
लेकिन हाइब्रिड्स तुरंत ही उस आई ऑक्टोपस को एक कंटेनर के नीचे दबोच लेते हैं। पहले पहले तो वो भी डर जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने ये काम किया था। जो को ढूंढते वक्त रास्ते में वेंडी को एक बैग मिलता है। इसका मतलब ये है कि वे लोग सही रास्ते पे हैं। लेकिन लिफ्ट और दीवार पर बने बड़े बड़े पंजों के निशान देख के वेंडी समझ जाती है कि उन्हें जल्द से जल्द जो को ढूंढना होगा। लिफ्ट के बाहर आते ही जो को उसका एक सोल्जर पार्टनर मिल जाता है। दोनों मिलकर उस फ्लोर की तलाशी शुरू करते हैं। पास ही के एक रूम में कुछ अमीर लोगों की कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही होती है, जो उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें जल्द से जल्द बिल्डिंग को खाली करना होगा। लेकिन इस चेतावनी को वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वापस पार्टी करने अंदर चले जाते हैं। तभी ज़ीनोमॉर्फ जो के पार्टनर पे हमला करता है। उसे मार के पार्टी में मौजूद गेस्ट की भी वो चटनी बना देता है। जो पास में पड़ी पल्स राइफल को उठाता है और धीरे धीरे रूम में घुस जाता है। जैसा कि उम्मीद होती है दोस्तों, अंदर घुसते ही ज़ीनोमॉर्फ जो पे कूद पड़ता है और वो तो बस जो को अब मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी मोरो आकर स्टेन राइफल से ज़ीनोमॉर्फ को बेहोश कर देता है। मोरो जो को भी शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर अपनी राइफल का मोड बदल के मोरो ज़ीनोमॉर्फ को स्पाइडर वेब जैसे बैग में डाल देता है। मोरो उसे घसीटते हुए लिफ्ट की ओर ले जाता है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। बैग में कुछ हिलता देखकर वो मोरो को रोक लेते हैं और फिर बस क्या, ज़ीनोमॉर्फ बैग से निकलकर सभी सोल्जर्स को मार डालता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि वो मोरो को जिंदा छोड़ देता है। तो वॉचर्स ज़ीनोमॉर्फ डर को सेंस कर सकते हैं। अब या तो मोरो साइबर होने की वजह से अपने डर को कंट्रोल करके ज़ीनोमॉर्फ से बच जाता है, या फिर कुछ और गड़बड़ है। वॉचर्स, अगर आपने एलियन फ्रेंचाइजीज की मूवीज देखी है तो एलियन 3 में भी हमने एक ऐसा ही सीन देखा था, जब ज़ीनोमॉर्फ रिप्ली को बिना कुछ किए बस सूंघ के छोड़ देता है, क्योंकि तब रिप्ली के अंदर क्वीन ज़ीनोमॉर्फ का भ्रूण था। खैर, होश में आने पे जो की मुलाकात वेंडी और स्लाइडली से होती है। अपने भाई को जिंदा देखकर वेंडी बहुत ही खुश होती है, लेकिन वेंडी को इतना खुश देखकर जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वेंडी करस से कांटेक्ट करके बताती है कि उन्होंने जो को ढूंढ लिया है, लेकिन करस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि वेंडी और स्लाइडली जल्दी लौटकर कार्गो कलेक्शन मिशन पूरा करे। शिप के इंटरफेस से कनेक्ट होते ही करस को पता चलता है कि ये एक डीप वेसल रिसर्च शिप है, जिसमें कई एलियन स्पीसीज के सैंपल्स रखे हैं, जिनमें वो आई ऑक्टोपस भी शामिल है, जो अपने शिकार के आंखों के सॉकेट में घुस के उसके दिमाग को कंट्रोल करता है। लेकिन करश की नजर एक खास कार्गो पे है, यानी कि ज़ीनोमॉर्फ के अंडे। उसे अभी तक ये पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। करश वेंडी और स्लाइटली को उस कार्गो के लोकेशन पे जाने को कहता है। वेंडी जो को भी अपने साथ ले जाती है। रास्ते में स्लाइटली बिना हिचकिचाए जो को बताता है कि वो एक सिंथ है, जिसमें उन बच्चों की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की गई है जो वैसे भी मरने वाले थे। स्लाइटली ये भी बता देता है कि वेंडी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन मार्सी है। ये सुन के जो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि उसके पापा ने प्रोडिजी के साथ कोई सीक्रेट डील करके मार्सी को हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया था। उसे तो लगता था कि मार्सी की मौत नेचुरल कारणों से हुई है, न कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की वजह से। जो बचपन के सवाल पूछ के वेंडी को टेस्ट करने की कोशिश करता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ मार्सी ही दे सकती है। वेंडी जो के हर टेस्ट में पास हो जाती है। आखिरकार जो मान लेता है कि हाँ, ये उसकी बहन ही है। अड्डो की लोकेशन पे पहुंचते ही जो सीधे ब्लू मिस्ट के अंदर घुस जाता है। ये एक तरह का ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, जो मिस्ट में घुसते ही ज़ीनोमॉर्फ को सिग्नल भेज देता है कि उसके अंडे खतरे में हैं। फिर ज़ीनोमॉर्फ भागते हुए अपने अंडों को बचाने आने लगता है। वेंडी को फिर से वो लो फ्रीक्वेंसी बजिंग साउंड सुनाई देता है, जो ज़ीनोमॉर्फ के पास आने के साथ साथ और तेज होता जा रहा था, मानो ये साउंड ज़ीनोमॉर्फ का कम्युनिकेशन सिग्नल हो। देखते ही देखते ज़ीनोमॉर्फ जो को लेकर नीचे कूद जाता है। वेंडी स्लाइटली को अंडों की रक्षा करने छोड़ के तुरंत ही अपने भाई को बचाने नीचे की ओर दौड़ पड़ती है और यहीं पे खत्म होता है एपिसोड 2। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।